कि इस केस में मैंने जो देखा, वो मंजर, वो वहशीपन, उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हालांकि मैंने अपने करियर में कई केसेस देखे, लेकिन ये केस लगातार मेरे जहन के साथ खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि हर केस में वहशीपने की कोई ना कोई हद मुकर्रर होती है, लेकिन इस केस में वहशीपने की सारी हदें पार हो गई थी। इसने मुझे हिलाकर रख दिया, अंदर से झकझोर दिया था, और मैं मुजरिम की रची हुई एक ऐसी भूल भुलैया में भटक रहा था जिसने मेरी रातों की नींद तक उड़ा दी थी। तू अपनी हद में रहकर हमेशा वही काम करती है जो तुझे नहीं करना चाहिए। मैं वही करती हूँ जो मुझे करना चाहिए अब्बू। खुशियाँ अगर हदों की सरहद से बांध दी जाए ना तो इंसान बेहद ज्यादती कर बैठता है। खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है। मतलब तू ये कहना चाहती है कि दिवाली के पटाखे जलाकर तू उनकी खुशियां बांट रही है? देख, उनके तौर तरीके अपनाकर तू हमारे लोगों की तौहीन कर रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब बच्चे दिवाली की छुट्टियों के लिए आई है तो दिवाली तो मनाएगी ना। और आजकल के बच्चे इन भेदभाव को नहीं मानते। उनके लिए ईद, क्रिसमस, दिवाली ये सब उनके त्योहार हैं। हाँ अब्बू, बस हमारे यहाँ जिस तरीके से चीजें होती हैं वैसे ही होंगी, तुझे भी वैसे ही फॉलो करना है। तुम्हारे अब्बू नहीं है यहाँ, फिर भी हिजाब पहना हुआ है, और तुम तो खिलाफ थी इसके। आपको ऐसा क्यों लगता है आफाक भाईजान? मुझे इस तहजीब से कोई शिकायत नहीं है, तो शायद आप ये सोच रहे हैं मैंने ये उतार दिया तो अब्बू से मेरी चुगली करने का आपको मौका मिल जाएगा। क्यों? गलत सोच रहे हो तुम मेरे बारे में। मुझे तुम्हारी सोच पसंद है। मैं तो खुद कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाना आपके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो आजमा के देख लो। चलिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा, सिर्फ किताबों में सर मत खपाना, ये जिंदगी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। अरे यार, हौसला एकदम खाली खाली लग रहा है। हाँ यार, ज्यादातर लड़कियां आज आई नहीं। अच्छा, और बता, तेरी छुट्टियां कैसी रही? एकदम रॉकिंग। तुम लोग सिगरेट पी रही थी तो तुझे क्या लगा हम यहाँ पर अगरबत्ती जलाएंगे? वेरी फनी। तुम लोग ना सुधरोगे नहीं। सुधरना तो तुझे आसमा, और तुझे सुधारने के लिए हमने एक प्लान बनाया है। अच्छा, क्या प्लान किया तुम लोग?
लगता है किसी लड़की का रेप हुआ है। अरे रेप नहीं, मुझे तो मर्डर लगता है, वरना इतना पुलिस नहीं होता यहाँ पर। जय हिंद सर, बहुत ब्रूटल मर्डर है सर। सर इस रूम में आसमा के अलावा 2 लड़कियां और रहती हैं। एक सुप्रिया जो अभी हॉस्टल में है, और दूसरी लड़की दिवाली वेकेशन से अभी तक आई नहीं है वापस। सर इसी टेबल पे से हमें ये स्विच ऑफ मोबाइल भी मिला है। कस्टडी में लो। सुप्रिया, तुम आसमा की रूममेट, आसमा का बेड, तकिया सब कुछ खून से लथपथ है, और तुम कह रही हो तुम्हें कुछ नहीं पता? सर मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर। मैं रात को रूम में नहीं थी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनके रूम में थी, और जब हम गए थे तो आसमा अकेली थी रूम में। देख आसमा, तुझे नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद मत करना। मैं रात को आऊंगी तो तेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो तुमने जानबूझकर आसमा को दरवाजा खुला रखने के लिए कहा था? हाँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ सर। मैं अपने फ्रेंड के साथ उनके रूम में थी और उनसे बातें करते करते मैं सो गई, और जब सुबह उठी तो देखा। सर सुप्रिया बिल्कुल सही कह रही है, ये हमारे साथ ही थी पूरा टाइम। लेकिन यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया। पहले आसमा पे हमला हुआ, फिर उसकी बॉडी को खींचकर बाथरूम तक ले जाया गया, और तुम लोग कह रहे हो कि तुमने कोई आवाज ही नहीं सुनी। रूम में पंखे की आवाज इतनी तेज थी, हमें सच में नहीं पता चला कि आसमा के साथ इतना सब कुछ हो गया। इतना ब्रूटल मर्डर, लड़की को कमरे से घसीट कर बाथरूम तक ले जाया गया। किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं, जरूर कोई कुछ छुपा रहा है। हो सकता है सर, लेकिन आसमा की लाश को देख के ऐसा लगता है जैसे उसके साथ रेप भी हुआ था। जरूर कोई लड़का इन्वॉल्व है। लेकिन ये गर्ल्स हॉस्टल है सर, और वार्डन का कहना है कि यहाँ पे 24 घंटे तक सिर्फ एक गार्ड ही रहता है, और एक कुक है जो सुबह आता है और रात में चला जाता है। गार्ड को हमने हिरासत में ले लिया है सर। हाँ सर, ये वही कुक है जो सुबह 6 बजे आता है और रात को 10 बजे डिनर के बाद चला जाता है। उसके बाद सोने से पहले मैं खुद पूरा राउंड लगाती हूँ। कल रात 11 सवा 11 बजे मैंने पूरा राउंड लगाया था, लेकिन सर तब सब कुछ ठीक था, और सुबह सुप्रिया की 5 बजे आवाज आई, तब सब पता चला। आसमा का हॉस्टल में किसी से कोई झगड़ा? नहीं सर। कल शाम तक हॉस्टल में कोई भी लड़की नहीं थी सर, तो ये भी हो सकता है कि कोई पहले से ही हॉस्टल में जाके छुप गया हो, और जब कल लड़कियों ने ज्वाइन किया तो ये कांड करके भाग गया। पॉसिबल है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आसमा का पहले रेप हुआ फिर कत्ल हुआ। अब सच क्या है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। हॉस्टल का कोना कोना स्कैन करो और सबकी हैंडराइटिंग के सैंपल्स लो। इतना ऊंचा है सर कि यहाँ से आना और भागना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर कोई सीढ़ियों से आया तो पक्का मेन गेट से एंट्री मारी होगी, मतलब गार्ड झूठ बोल रहा है। पर अगर कोई यहां से आया तो फिर ये किसी पेशेवर मुजरिम का काम। सर यहाँ कहीं सीसीटीवी भी नहीं है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। हॉस्टल के आसपास सबसे पता करो, जहां भी सीसीटीवी मिले उसे खंगालो, और हॉस्टल में जितने भी लोगों का आना जाना था एक एक की डिटेल निकालो।
आपकी बेटी का रेप करके मर्डर कर दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बात सही है तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ है। थर्ड फ्लोर पुलिस ने सील किया हुआ है। फिलहाल बाकी के रूम में तुम लोग आपस में एडजस्ट कर लो। मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं कि मेरी आसमा? आप बैठिए, बैठिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एक बार मेरी बेटी को दिखा दीजिए प्लीज, एक बार मेरी बेटी को देख लेने दीजिए ना मैडम। मैम आप बैठिए। मैम पानी दीजिए। देखिए, आसमा की बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मुझे बस एक बार मेरी बेटी से मिल लेने दीजिए, एक बार। देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक माँ के नाते ये वक्त आपके लिए आसान नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसमा की बॉडी की जो हालत है वो देखना आपके लिए और भी मुश्किल होगा। आपके कह देने से मैं मान लूं कि मेरी बच्ची, अरे कल ही 2 से हंसता खेलता देखा था। अम्मी इतनी मुश्किल से पैक किया था, अपने ऑफिस खोल दिया। अरे ये देख, घर के बने लड्डू हैं, तूने रखना ही भूल गई थी। अब्बू आप इतने चुप चुप क्यों है? लगता अभी भी मुझसे नाराज है। बेटा ख्यालात तो तेरी अम्मी से भी नहीं मिलते हमारे, फिर भी निभा लिया ना। तू तो बच्ची है हमारी। वाह फूफा, अस्सलाम वालेकुम फूफी। आज ये आसमा चुप गया या जमीन पे रह के आप भी आसमा छू बैठे? अफाक भाईजान, अफा की तरह जलना तो आपकी फितरत है ना? जब देखो अब्बू और मेरे बीच में आग लगाते रहते हैं। तो कल रात को उसे हॉस्टल ड्रॉप करके आया था और आज सुबह। देखिए, जिस तरह से आसमा को मारा गया काफी दिल दहलाने वाला है। ये जरूर किसी ऐसे शख्स का काम है जिसकी आसमा से गहरी रंजिश रही होगी। तो क्या आसमा ने कभी आप लोगों से इसके खिलाफ कुछ कहा था? नहीं सर, उसने कभी कुछ ऐसा नहीं बताया। अच्छा सुन लो, आई होप तुम समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यस मैम। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब संभालूंगी। अच्छा अब तुम जाओ। हमने कई लोगों की हैंडराइटिंग ली है सर, लेकिन किसी की भी लिखावट इस लेटर की लिखावट से मैच नहीं करती। हमने बहुत सारे लोगों के फुटप्रिंट्स भी लिए हैं, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कुछ पता नहीं चल पाया। क्राइम सीन पर यह लेटर मिला और आसमा के बदन पर छायापुरी लिखा हुआ। छायापुरी नाम का कोई मैगजीन भी है ना? जी हाँ सर, इस मैगजीन के अंदर सेक्स रिलेटेड कंटेंट ही छपता है। मैं कमिंग सर। सर, आसमा की प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के मुताबिक आसमा का रेप हुआ था और उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। आसमा पर हमला हुआ उसके रूम में, फिर उसकी बॉडी को ड्रैग करके बाथरूम तक ले जाया गया। उसकी बॉडी के पास ही लेटर मिलता है जिस पर किसी वहशी ने नफरत का अफसाना लिखा। उसके बदन पर लिखा जाता है छायापुरी। छायापुरी क्योंकि एक ऐसा मैगजीन है जो ज्यादातर सेक्स रिलेटेड कंटेंट छापता है, तो जरूर ये किसी सेक्स मैने का काम है या फिर किसी ऐसे शख्स का जो आसमा से गहरी नफरत करता है, या फिर किसी सरफरे का। सबकी लिस्टिंग करो और शहर के सभी इंस्टीट्यूट को उठाओ और तोड़ो एक एक को। आसमा रेप और मर्डर केस में जहां हम एक तरफ आसमा की जिंदगी के पन्ने पलट कर देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमें इस केस में किसी बाहरी एंगल की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही थी। इसलिए हमने शक की बुनियाद पर कई हिस्ट्री शीटर्स को उठाया। सबके डीएनए सैंपल्स, हैंडराइटिंग और फुटप्रिंट्स लिए गए।
हमने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे हम जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुंच सके। हॉस्टल का गार्ड भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट। उससे सच उगलवाने के लिए हमने कई तरीके अपनाए। मैडम मैंने कुछ नहीं किया। अब तू नहीं बचेगा। तेरा डीएनए टेस्ट लेंगे और 2 मिनट में पता चल जाएगा कि आसमा का मर्डर और रेप तू नहीं किया। मैडम मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वार्डन मैडम ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं रमन भाई के बारे में आपको कुछ भी ना बताऊं। रमन कौन है? वार्डन मैडम का छोटा भाई। उनका अक्सर हॉस्टल में आना जाना, और वो कल रात भी आए थे। उनका हॉस्टल में दीप्ति नाम की एक लड़की से अफेयर है। ज्यादा कहाँ है वो? मैं तो सिर्फ दीप्ति से मिलने गया था सर। सर आसमा को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं कसम से बोल रहा हूँ सच, मैंने कुछ नहीं किया सर। अगर तुम्हारे भाई रमन ने कुछ नहीं किया तो गार्ड को उसका नाम लेने से मना क्यों किया? मैं डर गई थी मैडम। मैं अपने भाई के हरकतों से परेशान थी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए उसने कुछ नहीं किया। आप चाहो तो वो दीप्ति से पूछिए, उसने कुछ नहीं किया। सर मेरा कोई अफेयर नहीं है रमन के साथ। वो मुझे परेशान कर रहा था सर। पहले उसने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना किया तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया सर। पिछले काफी दिनों से सर वो मुझे हरास कर रहा है। मैं उसका फोन नहीं उठा रही थी तो वो उस रात हॉस्टल में आ गया। रमन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे छोड़ दूं? प्यार करता हूँ ना मैं तुमसे। रमन तुम यहाँ से जाते हो या मैं चिल्लाऊं? मैंने उसको वार्न किया था सर, तो वो वहां से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। सुबह मेरी नींद शोर से ही खुली थी सर। मैंने वार्डन मैम को रमन के बारे में बताया था, मगर वार्डन मैम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मुझे नहीं पता रमन ने आसमा के साथ कुछ किया या नहीं। तो दीप्ति की तरह तो आसमा के पीछे पड़ा होगा। तुझे लगा दीप्ति नहीं तो आसमा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं दीप्ति से प्यार करता हूँ। मिलने दीप्ति से गया होगा, लेकिन आसमा ने तुझे देख लिया। वो शोर न मचा दे इसलिए तूने उसे। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, मैं तो तभी वहां से चला गया था। अरे साहब, छायापुरी मैगजीन तो हर नुक्कड़ और चौराहे पे बिकती है। अब एक ऐसा रेपिस्ट जो छायापुरी मैगजीन पढ़ता है, उसको ढूंढना तो समुद्र में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। ठीक है साहब, आप बोलते हो तो कोशिश करके देखता हूँ। हेलो, हाँ बोल। सर गार्ड और रमन दोनों वहीं अटके हैं, लेकिन उनके फुटप्रिंट का साइज क्राइम सीन पे मिले फुटप्रिंट के साइज से मैच करता है। मैंने दोनों के डीएनए सैंपल्स भी ले लिए हैं सर, लेकिन रिपोर्ट आने तक वेट करना पड़ेगा। ये दोनों इतनी आसानी से कुछ नहीं उगलने वाले। क्राइम सीन से हमें जो आसमा का फोन मिला था उसे अच्छे से स्कैन करो, उससे हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। मैगविन सर, हमें सर हमने हॉस्टल के आसपास के सारे सीसीटीवी खंगाले। क्राइम वाले दिन हॉस्टल के पीछे की तरफ एक कार वहां के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। सर मैं वहां की फुटेज लाया हूँ, देख लो। सर इस गाड़ी का नंबर विजिबल नहीं है। मैंने इस गाड़ी के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन पहले किसी ने भी इस गाड़ी को यहाँ नहीं देखा। सर सस्पिशियस बात यह है कि गाड़ी रात को 1 बजे यहाँ आई, इस गाड़ी में से कोई उतरा और फिर अर्ली मॉर्निंग वापस आया। जिस डायरेक्शन में गाड़ी गई है उस डायरेक्शन के सीसीटीवी खंगालो। हो सकता है वहां के किसी सीसीटीवी में इसका नंबर कैप्चर हुआ। ओके सर। अनुराग इधर आना। यस मैम। ये आसमा के फोन पे अफाक नाम के लड़के के 5 मिस कॉल है। अफाक तो आसमा का कजन है जो आसमा के पेरेंट्स के साथ आया था। अफाक ने आसमा को 5 बार कॉल किया, लेकिन आसमा ने एक भी बार रिसीव नहीं किया। लेकिन बाद में आसमा की अपनी मदर से बात हुई है। ये चक्कर क्या? आसमा के पेरेंट्स से दोबारा मिलना पड़ेगा। ये वही गर्ल्स हॉस्टल है जहां आसमा का इतना ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ, पर पुलिस अभी तक इस केस में नाकाम नजर आ रही है। अब अफसोस करने का क्या फायदा? वक्त रहते अगर आसमा के पर काट दिए होते तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। चारों तरफ इज्जत का कचरा हो रहा है। आपको अपनी इज्जत की पड़ी, अपनी बच्ची का कोई दुख नहीं। दुख है मुझे, इसीलिए कोस रहा हूं तुझे। एक नहीं सुनती थी मेरी। पता नहीं वहां किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था उसका। वहां उसके साथ इतना कुछ हुआ और आप उसको
कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना है और आपको ये साबित करना है कि मेरी बेटी गलत नहीं थी। गलत वो था जिसने मेरी बेटी के साथ। मैं आपसे अफाक के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आमना का और अफाक का कोई इशू था? कैसी बातें कर रही हैं मैडम? भला अफाक का आसमा से क्या इशू होगा? देखिए, मर्डर वाली रात को अफाक ने 5 बार आसमा को फोन किया था और उसने एक भी बार उसका फोन नहीं उठाया। और उन 5 मिस्ड कॉल्स के बाद उसकी बात आपसे हुई थी। क्या बात हुई थी? बस नॉर्मल बातें हुई थी। हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ और अच्छे से पहुंच गई थी। बस ठीक से रहना। तो अकेले रहती है ना तो दिल में फिक्र सी रहती है। आप मेरी टेंशन मत लो अम्मी। अच्छा अब्बू से बात करवाओ। अरे तेरा अबू तो बाहर टहलने गए हैं और फोन भी घर पर छोड़ गए। अच्छा, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, आएंगे तो फोन करवाना। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो सिर्फ अबू से करनी है, मुझसे नहीं? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, बस बात करनी थी कुछ। अब्बू आएंगे ना तो मेरी बात करवाना उनसे। उस दिन मैं जरा देर से टहल कर घर वापस आया। इन्होंने बताया था मुझे लगा रात काफी हो गई है, इसलिए अगले दिन फोन करूंगा ये सोचकर सो गए हम लोग। लेकिन ऐसी क्या बात होगी जो वो आपसे ही करना चाहती थी? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। देखिए, हमें पता चला है कि आसमा लिबरल थॉट्स की लड़की थी और शायद आपको उसकी इस बात से परेशानी भी थी। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो? कैसी बातें कर रही है मैडम आप? मैं भला आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? मैं मानता हूं कि हमारी बेटी आसमा कुछ अलग ख्यालात की थी, लेकिन मैंने हमेशा उसको यही समझाया कि बेटा इस तरह की बातें सिर्फ बातें करने तक ठीक, कोई महान नहीं बनता इन बातों से, बल्कि दुनिया सबसे पहले दुश्मन ऐसे ही लोगों की बनती है। मैडम अब तो मुझे यकीन हो चला है कि मेरी बेटी ऐसी नफरत का शिकार हुई जिसमें लोग बस्ती की बस्ती जला देते हैं। वो तो फिर भी एक छोटी सी मासूम मेरी प्यारी सी बच्ची थी। ठीक है, मैं आता हूं। सर मैंने ब्रोथल में फील्डिंग लगाई तो एक टिंडा नाम के आदमी का मालूम चला। कौन टिंडा? ये आदमी है साहब। ब्रोथल में काफी आना जाना है इसका। काफी वहशी है ये आदमी। वो टिंडा है ना, दिमाग से एकदम सटका हुआ है। जो भी उसके साथ जाती है ना, उसका हालत खराब कर देता है। एक नंबर का जानवर है, जानवर। आप एक बार देख लो, हो सकता है ये वही सनकी आदमी हो जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आसमा के पेरेंट्स से अफाक के बारे में बात की? सर, वो अफाक पे कोई शक नहीं जता रहे और अफाक से मैं खुद मिली थी ये जानने के लिए कि उसने उस रात आसमा को इतने सारे कॉल्स किए क्यों थे। मैम मैं उसे हॉस्टल छोड़ के घर आया तो ऐसे ही कॉल किया था, ये जानने के लिए कि सब खैरियत है कि नहीं। लेकिन उसके साथ कुछ ठीक हुआ नहीं और उसने तुम्हारे कॉल्स भी रिसीव नहीं किए। क्यों? पता नहीं मैम, मुझे लगा सो गई होगी। लेकिन तुम्हारे मिस्ड कॉल्स के बाद उसने अपनी अम्मी से भी बात करी, लेकिन तुम्हें कॉल बैक नहीं किया। कोई ना कोई वजह तो होगी ना, कहीं को छुपा तो नहीं रहा तुम हमसे? नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा। फिर भी इस अफाक के बारे में सब कुछ पता करो। हो सकता है कुछ छुपा रहा हो, और ये भी पता करो कि मर्डर की रात ये कहां था। ओके सर। मैं कमिंग सर। सर हमारे खबरियों से इस तेजस सिर्फ टिंडा नाम के आदमी की इंफॉर्मेशन मिली है। सर इसके बारे में जो भी पता चला उस हिसाब से शक किसी के ऊपर जाता है। सर मैंने चेक किया, मर्डर वाली रात इसका फोन हॉस्टल वाले एरिया में ही एक्टिव था। उठाओ इसे। यस सर। मुझे क्यों लाए साहब? मैंने कुछ नहीं किया। तू क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता सब पता लगा लिया हमने। आसमा के ऊपर बुरी नजर थी ना तेरी? साहब मैं किसी आसमा वासमा को नहीं जानता साहब, और उस रात तो मैं किसी और आइटम के साथ था। किसके साथ था? उमा साहब, प्रोस्टिट्यूट है। मैं मानता हूँ साहब, मैं ऐसा ही हूँ, सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स के साथ ही सोता हूँ। लेकिन साहब आज तक मैंने कभी किसी आम लड़की के ऊपर बुरी नजर नहीं डाली साहब। टिंडा के पैर के साइज क्राइम सीन पर मिले फुटप्रिंट के साइज से मैच कर रहे हैं। लेकिन सर ये टिंडा बहुत मोटी चमड़ी का है, बहुत तोड़ा लेकिन फिर भी कुछ नहीं उगला। इस टिंडा का भी डीएनए और हैंडराइटिंग सैंपल लो। सर सर आज सुबह संत नगर पुलिस ने विक्रमपुर एरिया से एक अज्ञात गाड़ी जब्त की है। ये देखिए सर, ये विनय नाम के एक आदमी की गाड़ी है जो संत नगर में रहता है। सर उसने अपनी गाड़ी चोरी होने की कंप्लेन लिखवाई थी और सर ये गाड़ी उसी शाम चोरी हुई है जिस रात आसमा का मर्डर हुआ है। और इस गाड़ी का कलर उस कार के कलर से मैच करता है जो गर्ल्स हॉस्टल के बैक साइड में देखी गई थी। ये गाड़ी चुराई गई संतनगर से, जो उस हॉस्टल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कोई इतनी कम दूरी तय करके कार चुराने के बाद मर्डर करने क्यों आएगा? मेरा मतलब है चोरी की हुई कारें ज्यादातर लूट और रॉबरी में इस्तेमाल होती, या फिर लाश डंप करने के लिए।
लेकिन यहाँ तो रात भर लाश भी उस हॉस्टल में थी और अगली सुबह तक ये कार भी वहीं थी। और अगर ये कत्ल इसी कार चुराने वाले ने किया है तो ये इतनी देर वहां क्यों रुके गए? लेकिन सर हम किलर को सरफिरा भी तो समझ रहे हैं। हो सकता है ये चोर वही हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, संतनगर पुलिस के टच में रहो और पता करो कि कार चुराने वाला कौन हो सकता है, और हॉस्टल एरिया का डंप डाटा स्टडी करो। हो सकता है वहां से कोई सस्पिशियस नंबर सामने आए। यस। आपने अफाक को आसमा के साथ हॉस्टल क्यों भेजा था? अभी अचानक तुमने अजीब सा सवाल क्यों पूछा? सवाल तो ये है कि आसमा आपसे क्या बात करना चाहती थी जो उसने मुझे नहीं बताई, या आपने अफाक को कुछ बोला जो मुझे नहीं बताया? हेलो, पुलिस आपको गुमराह कर रही है। क्या? वो आसमा के कातिल को जानती है, लेकिन उसको बचा रही है। किसको बचा रही? और आप कौन बोल रहे हैं? मैं जो कोई भी हूँ आपका शुभचिंतक हूँ। आसमा का रेप और मर्डर शांतनु ने किया है। शांतनु? कौन शांतनु? बिजनेसमैन गुरुदत्त का बेटा शांतनु। शांतनु का एक दोस्त भी है जो उसके साथ मिला हुआ है। सर मर्डर वाली रात एक अनिरुद्ध नाम के लड़के का फोन हॉस्टल वाले एरिया में एक्टिव था और ये अनिरुद्ध सुप्रिया के काफी टच में था। इस सुप्रिया पर मुझे शुरू से ही शक था। सुप्रिया और अनिरुद्ध दोनों को उठा के लो। सर मैं कमिंग सर। सर आसमा रेप और मर्डर केस में मीडिया ने हंगामा मचा रखा है सर। न्यूज आ रही है टीवी पे। टीवी चला। हम पहले पुलिस पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब हमारा भरोसा उन पर से उठ। लेकिन आपका पुलिस पर से भरोसा क्यों उठ गया? कि पुलिस मेरी बेटी के कातिल को बचा रही। आसमा को न्याय दो! आसमा को न्याय दो! सर चलो। आसमा को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! आसमा को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! We want justice! We want justice! आसमा को न्याय दो! न्याय दो! न्याय दो! We want justice! We want justice! आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैडम। लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम किसी को बचा रहे हैं? आखिर वजह क्या है? आसमा का रेप और मर्डर शांतनु ने किया है। शांतनु? कौन शांतनु? आप उस बिजनेसमैन के बेटे शांतनु को बचा रहे हैं। शांतनु? मैम ये शांतनु अनिरुद्ध का दोस्त है जिसका नंबर हमें सुप्रिया के कॉलेज कोर्ट से मिला था। वो मर्डर वाली रात शांतनु का नंबर भी हॉस्टल वाले एरिया में ही बंद था। लेकिन उस पीसीओ से फिरोजा को किसने फोन किया था ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक काम करो, अनिरुद्ध, शांतनु और सुप्रिया इन तीनों को लेकर आओ और पीसीओ पे भी जाके आओ। ओके मैम। तो अनिरुद्ध और शांतनु तुम लोग उस रात हॉस्टल गए थे? गए थे नहीं? हाँ सर, ये दोनों गर्ल्स हॉस्टल में आए थे, लेकिन सर ये लोग मुझसे और मेरी फ्रेंड से मिलने आए थे। उस रात हॉस्टल में ज्यादा लड़कियां नहीं थी, इसीलिए हमने पार्टी प्लान किया था। मैंने आसमा को भी इनवाइट किया था सर। व्हाट? तू उन लोगों को यहाँ बुला रही है? पागल हो गई सुप्रिया? किसको पता चला ना तुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन उसने आने से मना कर दिया। फिर हम लोग दूसरे रूम में पार्टी कर रहे थे। तुम्हारे हॉस्टल में मेल्स के आने पर पाबंदी है, है या नहीं? तो तुम लोग हॉस्टल में कैसे घुसे, वो भी इतनी रात को? उसके बाद हम लोगों ने 2 घंटे तक एंजॉय किया और उसके बाद शांतनु और अनिरुद्ध दोनों चले गए थे। सर उसके बाद सच में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही सो गई थी। तुम चुप रहोगे? तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? तुम इन्हें बचा लोगी? बोलो तुम लोग, साफ साफ बोलो, उस रात हॉस्टल में क्या हुआ था? सर हमने आसमा के साथ कुछ भी नहीं किया है सर, बिलीव अस। सर मैं मानता हूं कि हमने गलती की, लेकिन हमने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने अनिरुद्ध और शांतनु के डीएनए और हैंडराइटिंग सैंपल्स लेने के लिए बोल दिया है। माना है तीनों झूठ बोले, लेकिन वो आदमी कौन होगा जिसने पीसीओ से फोन करके फिरोजा को शांतनु के बारे में बताया? सर वहां पीसीओ पे भी गया था, वहां कोई सीसीटीवी नहीं था और उस पीसीओ पे ये भी नहीं पता चल पाया कि ये कॉल किसने किया होगा। हमारी रडार पर सिर्फ शांतनु नहीं बल्कि अनिरुद्ध, सुप्रिया, हॉस्टल वार्डन सुनीता, सुनीता का भाई रमन और टिंडा भी शामिल थे। इन सबको हम स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट मान रहे थे, लेकिन सवाल यह था कि वो गुमनाम कॉलर कौन था जिसने आसमा की अम्मी को फोन करके सिर्फ शांतनु को आसमा का गुनहगार बताया था, जिसकी वजह से आसमा की अम्मी ने एक ऐसा जज्बाती कदम उठाया और उस कदम को मीडिया ने इतना उछाला कि लोग अब हमारी काबिलियत पर ही शक करने लगे थे। मुझे इस केस से हटाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन मेरे सीनियर ने मेरा साथ दिया
और अब मैंने तय कर लिया कि मुझे ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। हमने सारे सस्पेक्ट को बारीकी से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। अफवाक के बारे में कुछ बातें मालूम चली हैं सर। आसमा के अब्बू अफवाक से आसमा की शादी कराना चाहते थे, लेकिन आसमा को अफवाक बिल्कुल पसंद नहीं था और इसी सिलसिले में मैं उसकी अम्मी और अब्बू से भी मिली थी। आसमा पहले भी अपने अब्बू को मना कर चुकी थी कि वो अफाक से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी इन्होंने जानबूझ के अफाक को आसमा के साथ हॉस्टल भेजा। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये चाहता था कि अफाक और आसमा एक दूसरे को जान लें, समझ लें। और मैं गारंटी से कह सकता हूं मैडम, अफाक ने आसमा के साथ कुछ भी गलत नहीं किया होगा। आसमा की फैमिली काफी कंजर्वेटिव है सर, और आसमा आजाद ख्यालों की लड़की थी। आसमा की अम्मी ने हमें यह भी बताया कि आसमा को लगता था कि अफाक भी उसके पेरेंट्स की तरह कंजर्वेटिव ही होगा, और उसने अपने पेरेंट्स के सामने अफाक को साफ साफ मना भी कर दिया था। अफाक को मैंने हमेशा भाई के नजर से देखा है, लेकिन अब आप कह रहे कि मैं शादी कर लूं? मैं अफाक से शादी नहीं करना चाहती। अगर कोई और पसंद है तो वो भी बता दे। अगर कोई और पसंद होता तो मैं बता देती, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। फिर भी इस अफवाह को थाने में बुलाकर अच्छे से पूछताछ करो। राइट। मैं मानता हूँ आसमा मुझसे निकाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस दिन मैं उसके अब्बू की मर्जी से उसके साथ गया था। मैंने उसे उसके फैसले के बारे में दोबारा सोचने के लिए बोला। मुझे तुम्हारी सोच पसंद है। मैं तो खुद कदम से कदम मिला के चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाना आपके लिए आसान नहीं होगा। बहुत गुरूर था उसे खुद पे, साफ साफ मना कर दिया। और उसका गुरूर तोड़ने के लिए तूने उसे खत्म कर दिया। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फोन तो करता था ना तू उसे, उसने तेरे फोन नहीं उठाए तो तूने वापस हॉस्टल पहुंचकर उसको खत्म कर दिया। मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो उससे प्यार करता था। मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैम लेके जाओ इसको, इसका हैंडराइटिंग और डीएनए सैंपल ले लेना। मैम मेरी बात मैंने कुछ नहीं किया। मैं कमिन सर। कमिन। सर, आसमा के मदर को जिस पीसीओ से कॉल किया गया था, वो मैंने उस एरिया के सीसीटीवी स्कैन किए। उसमें एक सस्पिशियस आदमी कैप्चर हुआ है। उठाओ इसे। सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बेटे चिंटू को बचा रहा था सर। चिंटू ने ऐसा क्या किया? दरअसल चिंटू दुकान का सामान देने हॉस्टल जाता था सर। वो बच्चा था इसलिए गार्ड भी उसे अंदर जाने देता था, लेकिन बचपने में वो आसमा को पसंद करने लग गया था। मेरे ही मोबाइल से उसने आसमा के कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग? कैसे वीडियो? नॉर्मल सा वीडियो सर, जो मैंने अब डिलीट कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं आप उसकी वजह से मेरे बेटे तक न पहुंच जाए, इसीलिए मैंने पीसीओ से झूठा कॉल किया था। आसमा का रेप और मर्डर शांतनु ने किया है। सर, मुझे मालूम था कि शांतनु और उसका दोस्त हॉस्टल में जाते थे। मुझे शुरू से लग रहा था कि ये काम उन दोनों लड़कों ने किया है, इसीलिए सर मैंने ये सब वो किया। आसमा रेप और मर्डर केस में अब एक नाबालिग बच्चे चिंटू की कुछ ऐसी हरकतें सामने आई जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। लेकिन चिंटू के फादर ने जो शातिरपना किया था, उसे भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ रहा था। हमने उसका डीएनए, हैंडराइटिंग सैंपल्स और फुटप्रिंट्स ली, और आसमा के कजन अफाक के भी हम डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा हमारे हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लग रहा था। मैं एक अजीब सी गफलत में था। अक्सर यही सोचता रहता कि क्या हम सही डायरेक्शन में थे। ये केस मुझे लगातार झकझोर रहा। क्राइम सीन के मंजर मुझे रात भर सोने नहीं देते थे। ऊपर से मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मेरे सीनियर्स ने इस केस को सॉल्व करने के लिए मेरे लिए एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मैं अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाता कि अगर मैं इस केस को सॉल्व ना कर पाया तो क्या उस मासूम बच्ची आसमा को कभी इंसाफ मिल पाएगा? मैं कमन सर। सर, मैं उस कार चोर के बारे में पता कर रही थी, तो पता चला है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 25 दिनों में 20 गाड़ियां चोरी हुई हैं, और इनमें से ज्यादातर गाड़ियां कुछ दिनों के गैप के बाद कहीं भी खड़ी मिल गई। 25 दिनों में 20 गाड़ियां? जी सर। मतलब तकरीबन हर रोज एक गाड़ी चोरी हो रही थी? यस सर। जिन एरिया से ये कार्स चोरी हुई है वहां कहीं कहीं चोर सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है, लेकिन चेहरा कहीं भी क्लियर नहीं है। ये देखिए सर, मैं कहीं भी इसका चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन सर इसकी चाल में एक लचक है जो हर फुटेज में एक जैसी है। और सर, हॉस्टल के बैक साइड के सीसीटीवी फुटेज में भी उस आदमी की चाल में ऐसी ही लचक दिख रही थी। और सर, हो सकता है कि हॉस्टल के बैक साइड में जो कार देखी गई थी वो भी इसी ने चुराई हो, और आसमा के मर्डर और रेप में भी इसी का हाथ हो। लेकिन सर, ये दुबला पतला आदमी जो सही से चल नहीं सकता, सर ये कैसे हिम्मत करके हॉस्टल के अंदर घुसा होगा और उसने आसमा का रेप और मर्डर किया होगा? हो सकता है वो ना हो जिसकी तलाश हमें है, लेकिन फिर भी कंफर्म करना जरूरी है कि उस रात ये गाड़ी यही वहां लेकर आया था।
हॉस्टल के आसपास सब जगह पता करो। क्या उस रात कोई ऐसा आदमी देखा गया था जो इसकी तरह लंगड़ा कर चल रहा था? सर सर उस दिन सुबह 6 बजे एक आदमी आया था जो लंगड़ा के चलता था। उसके पास एक कार भी थी। उसने मेरे यहाँ बैठकर कई कप चाय भी पी थी। अच्छा, उस आदमी का स्केच बना सकते हो? जी साहब, बनवा सकता हूँ। मैम, चाय वाले ने जिस आदमी के बारे में बताया था उसका स्केच है। पता करो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, और इस स्केच को हर जगह सर्कुलेट करो। हो सकता है इसके जानने वाला कोई मिले। ओके मैम। सर जानता हूँ इसको, ये सखाराम है। सखाराम कहाँ रहता है ये? सर घर तो मालूम नहीं है, लेकिन आगे ये गैरेज है, वहाँ मैकेनिक का काम करता है। सखाराम, नहीं साहब, मैं मानता हूँ कि मैं गाड़ी चुराता हूँ, लेकिन सर मैंने किसी लड़के के साथ कुछ नहीं किया। हमने जब कार चुराई थी ना, वो उसी हॉस्टल के पास खड़ी हुई मिली है। सर वो तो मैं कहीं भी खड़ी कर देता था। सर दरअसल मेरे घर में एसी नहीं है और मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है सर मैं गाड़ी चुराता हूँ और कहीं ले जाके उसका एसी ऑन करके सो जाता हूँ और अगले दिन कहीं भी गाड़ी छोड़ देता हूँ सर। इसकी गर्मी दूर करो, खिलाओ इसको ठंडी ठंडी हवा। सर नहीं। इसका भी डीएनए और हैंडराइटिंग सैंपल्स लो। सर अब पुलिस ने आसमा रेप और मर्डर केस में एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया है जो ठीक से चल भी नहीं सकता, और पुलिस सोच रही है ऐसा आदमी हॉस्टल की तीसरी मंजिल की खिड़की तक चढ़ा और आसमा के साथ रेप और मर्डर किया। क्या पुलिस ऐसे आदमी को अंदर करके वाकई किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं कमिंग सर? सर सखाराम भी कुछ नहीं उगल रहा है और शांतनु और अनिरुद्ध का डीएनए आसमा की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता। चिंटू के फादर का डीएनए? सर उसकी डीएनए की रिपोर्ट आने वाली है। मैं कमिंग सर? मैंने सखाराम के बारे में पता किया सर। अब तेरा नाटक खत्म। रिपोर्ट आ गई है, तेरा डीएनए मैच हो गया। अब अगर एक भी झूठ बोला ना, तेरी हड्डी पसली कर दूंगा। सर मैं अपनी बीवी से तंग आ गया था, इसलिए मुझे हर औरत से नफरत हो गई। फिर एक दिन मुझे वो लड़की दिखी, वो मुझे पसंद आ गई थी सर। उसके बाद मैं उसके पीछे पीछे हॉस्टल गया। मालूम चला कि हॉस्टल बंद है, सारी लड़कियां छुट्टी पर गई। जब छुट्टियां खत्म हुई तो उसके बाद मैं उस रात वहां पहुंचा। उसकी लाश के साथ लाश के साथ बॉडी पर छाया पर लिखा। क्यों? सर ऐसे सर उस रात जिसकी गाड़ी चुराई थी वो छाया पूरी पत्री का मालिक था। मुझे नाम पसंद आया इसलिए लिख दिया, और सर जो कुछ मेरे दिल में था वो मैं लेटर पे लिखा और चला गया। अब बोल रहे थे ना मेरी बेटी का वहां किसी लड़के के साथ चक्कर, देख लिया ना क्या सच सामने आया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं फिरोजा, मैं कभी आसमा को समझ ही नहीं पाया।
आसमा रेप और मर्डर केस का मेन एक्यूज सखाराम फिजिकली डिसेबल्ड था, इसलिए मीडिया उसकी इस कमजोरी का वास्ता देकर उसके बचाव की बातें कर रही थी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, उसने सबको हैरान करके रख दिया। सखाराम ने न सिर्फ आसमा का कत्ल किया, बल्कि वो घायल आसमा को 100 मीटर तक घसीट कर ले गया, उसके साथ दरिंदगी करता रहा। लेकिन हॉस्टल में मौजूद किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। जबकि उस रात हॉस्टल में सखाराम के अलावा वार्डन सुनीता का भाई रमन और सुप्रिया के दोस्त अनिरुद्ध और शांतनु भी मौजूद थे, जो गलत तरीके से हॉस्टल में दाखिल हुए थे। जिससे साबित होता है कि आसमा एक ऐसे प्रेमाइसिस में रह रही थी जहां पर सिक्योरिटी ताक पर थी। इसलिए उस रात आसमा के साथ जो भी हो, उसमें हॉस्टल के स्टाफ के साथ साथ बाकी लोग भी जिम्मेदार हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आसमा की कहानी आप सभी को बताकर मेरा मकसद ये बताना है कि आसमा की मौत से सिर्फ उसके परिवार को गहरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये नुकसान हमारे पूरे समाज का नुकसान, क्योंकि हमने आसमा को खोकर एक ऐसी टैलेंटेड और सेंसिटिव शख्सियत को खोया है जो अपनी सोच से एक प्रगतिशील समाज के निर्माण का मादा रखती थी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। हाँ बोल। अरे नहीं, अभी बाहर घूमने फिरने की बात मत कर। अरे नहीं, एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन भी नहीं किया मैंने अच्छी तरह से। चल ठीक है, अभी रख, बाद में बात करती हूँ। ये सब क्या है? शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया दीदी। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा मेरे घर से। नहीं देखना चाहती हूँ तेरी शक्ल भी मैं। आई बाबा ने सिखाया था, इंसान अगर एक बार पैसे खो दे तो उसे फिर से कमा सकता है, लेकिन अगर इज्जत एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं मिलती। और जिसकी इज्जत नहीं, उसका कोई नहीं होता। और मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया था। क्या करती, कहाँ जाती? मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं खुद को मार देती या तो उस इंसान को। बॉडी एक 20-22 साल के लड़के की है, मल्टीपल स्टैबिंग का केस है और फिर बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है। तो बॉडी से आई कार्ड मिला है, नाम नमन सुरवे, आधा जला हुआ आई कार्ड है सर। विकी, ये तो वो फूड डिलीवरी वाली कंपनी है ना? जी सर। सर, ये डैमेज फोन मिला है, इसको लैब भेजो, देखो कुछ डेटा रिकवर होता है क्या। ओके सर। कोई मर्डर वेपन मिला क्या? नहीं सर। सर, ये मूवी का टिकट मिला है। ये तो कल रात के ही शो के टिकट्स है। एक काम करो, पता करो ये टिकट्स किसने खरीदे थे। अगर ऑनलाइन बुकिंग होगी तो आसानी से पता चल जाएगा। सर इसका लाइसेंस जलने से बच गया है और इस पे इसके घर का एड्रेस भी है। गायकवाड़, जिस तरह के मल्टीपल स्टैबिंग्स है, ऐसे लग रहा है कि किसी ने अपना गुस्सा, अपनी नफरत उतारने के लिए से मारा हो, वरना इतने स्टैब्स क्यों होंगे। ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, इसके घर के एड्रेस पर चलकर पता करते हैं। वहीं पर पता चल पाएगा कि ये नमन सुरवे आखिर था कौन। अरे हो काय झालं हे बघ। एक मिनिट। हाँ साहेब। प्लॉट नंबर 200 खोली नंबर 12 गोडे पडेल। प्लॉट नंबर 200 खोली। काय झालं साहेब? ये चाली का ओनर मैं ही हूँ। नाम क्या आपका? मी गणपत वाघमारे। ये नमन नाम का लड़का ये इधर रहता है? हाँ साहब, वो जयेश के घर में। आइए, यह है उसका घर। जी क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, ये नमन कहाँ है? पता नहीं, वो कल शाम को बाहर गया था, उसका फोन भी बंद है। मैंने जयेश दादा को बोला भी था, तो उन्होंने कहा शायद वो अपने घर गया होगा। वो रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है। जयेश दादा ने उसे यहाँ पर पीजी पे रखा था। तो उसके घर वाले? घर वाले तो पता नहीं,
6 महीने पहले ही दादा उसे यहाँ लेकर आए थे। तुम्हारे भाई ने एक लड़के को 6 महीने से तुम्हारे घर पर रखा है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम? वो कहाँ से है, उसके घर वाले कौन है, कुछ भी नहीं? मैंने उससे 1-2 बार पूछा था, तो उसने कहा कि उसके माँ बाप मर गए और कोई है भी नहीं, और फिर दादा ने उसे यहाँ पर रखा था, तो मैं क्या पूछती। वैसे भाई है कहाँ तुम्हारा, बोलो उसको जरा। भाई तो कैब चलाते हैं, तो वो सवारी लेकर महाबलेश्वर गए। सर कुछ किया है क्या नमन ने? नहीं, वैसे बहुत अच्छा लड़का है वो। देखिए, हमें एक डेड बॉडी मिली है और उसके पास नमन का आई कार्ड मिला। हो सकता है वो डेड बॉडी उसकी। आपको हमारे साथ चलना होगा उस लाश की पहचान कराने के लिए। कैसे पहचानेंगे सर, बॉडी इतनी जली हुई है। चेहरा जाकर, ये इसके हाथ पर टैटू बना हुआ है, इसको पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये नमन ही है, उसके हाथ पर भी ये निशान बना हुआ था। ठीक है, आप जा सकते हैं। और तुम्हारे भाई को बोलना कि वो हमसे आके पुलिस स्टेशन में मिले। जाइए। गायकवाड़, इनसे नमन का नंबर ले लो और उसकी कॉल डिटेल्स निकालो। आपकी बात मुझसे ही हुई थी, मैं राजेंद्र शिर्के। सर, नमन हमारा डिलीवरी बॉय है। नमन की यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर, नमन की तो किसी के साथ कोई दुश्मन, लेकिन सर हाँ, दिलीप के साथ उसकी हाथापाई हुई थी थोड़े दिन पहले। किस बात पे हाथापाई हुई, क्या प्रॉब्लम थी? सर, आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें डिलीवरी बॉय पार्सल का खाना खा रहा था? हाँ, वो वीडियो देखी तो थी, काफी वायरल भी हुई थी। आई थिंक मेरे पास वो वीडियो है, एक सेकेंड। ये वीडियो राइट सर, ये दिलीप है और ये वीडियो नमन ने निकाली थी, और इसी वजह से दिलीप नमन पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। करड़े सर, एक काम करा, यांच्याकडनं दिलीप से पत्ता घ्या और उसको पुलिस स्टेशन बुलाओ। बाबा, नमन ही था क्या? हाँ, पता नहीं किसने मारा बेचारे को। मुझे पता है तूने क्या किया। अरे शोभा, तुम ऐसे क्विज कॉन्टेस्ट मत खेलो यार मेरे साथ। बताओ ना क्या है आज? हाँ, ससुर जी का बर्थडे ना, वो तो याद है मेरे को। मैं अभी फोन करने ही वाला था उनको। अर्जेंट। हाँ, चलो चलो चलो, अर्जेंट काम है, अभी रात को चलेंगे। हाँ, डिनर पे चलेंगे। चलो बाय बाय बाय। हाँ सर, नमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस पर 4 बार वार किया गया। एक बार पीठ पे, एक बार पेट पे, 2 बार छाती पे, जिसके वजह उसका चेहरा जलाया गया। मौत दोपहर करीब 4 और 6 के बीच हुई। और क्या सर, और ये भी पता चला है कि नमन एक्चुअली लड़का नहीं था, लड़की था, और मरने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया था। क्या? जी सर। और दोपहर करीब 4 और 6 के बीच हुई। और क्या सर, और ये भी पता चला है कि नमन एक्चुअली लड़का नहीं था, लड़की था, और मरने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया था। क्या? जी सर। इंसान पूरी उम्र अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में रहता है, तो फिर नमन के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि उसने अपनी पहचान छुपाई? यहां तक कि उसने ये भी छुपाया कि वो एक लड़का नहीं, एक लड़की है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव, क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। ये केस मेरे पास तब आया था जब पिछले साल मैं मुंबई के चारकोप पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। एक लड़की लड़का बनकर रह रही थी और सब लोग यही समझ रहे थे कि वो लड़का है। अब हमारे लिए उसके रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेटिव्स को मिलना बहुत जरूरी हो गया था, ताकि हम इस बात की शिनाख्त कर सके कि हमें जो लाश मिली थी क्या वो वाकई नमन की थी, और अगर थी तो इस नमन का चक्कर क्या है। गायकवाड़, सबसे पहली बात, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये नमन लड़का नहीं लड़की था। आखिर पता तो चले कि ये नमन आखिर लड़का बना क्यों, या रह रही थी, क्या बोलेंगे, कंफ्यूजिंग है बहुत। मतलब इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? एक बात बताओ, वो मूवी टिकट से कुछ पता चला?
सर ये मूवी का टिकट मिला। सर टिकट्स ऑनलाइन खरीदी गई थी, हम पता कर रहे हैं बायर कौन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नमन की मौत दोपहर को 4 से 6 के बीच में हुई है। मूवी टिकट पर टाइमिंग है 4:30 का। तो क्या ये टिकट नमन ने खरीदा था या ये टिकट कातिल ने खरीदा था? कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर सारे रेगुलर कॉल्स, मोस्टली कस्टमर्स के, विकी के या फिर कोई रैंडम कॉल्स। लेकिन 2 नंबर से उसकी ज्यादा बातें हुआ करती थी, एक कोई राजीव था और एक कोई विकास। राजीव और विकास, इन दोनों का एड्रेस निकालो। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा किस किस को पता था कि नमन लड़का नहीं लड़की थी। क्या रे देश, तेरे को क्या लगता है किसने मारा होगा नमन को? कमाल है सर, मतलब सर आपको अभी तक पता नहीं चला? नमन एक लड़का नहीं लड़की थी सर। हमको क्या पता है और क्या नहीं पता है वो छोड़, तेरे को कब पता चला ये बता। जब तू उसका रेप कर रहा था तब? क्या बात कर रहे सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर, बल्कि मुझे पहले से ही पता था कि वो लड़की थी। रेस्टोरेंट के बाहर सर अक्सर मैं अपनी कैब लगाता हूँ और ये लड़के लोग वहां पर ही बैठा करते हैं। नमन से मेरी मुलाकात वहां पर ही हुई थी। अक्सर मैं उससे बात किया करता था। और सर फिर एक दिन तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ गई? और तू लेडीज बाथरूम में क्या कर रहा था? क्योंकि मैं लड़की हूं। क्या? वो लड़की थी सर, और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। तेरे को तो मालूम था कि वो लड़की है, उसका ऐसा सब लफड़ा है, उसको रखा क्यों? चक्कर था उसके साथ? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सर आप? सर कुछ पैसों की जरूरत थी इसीलिए रखा था। सर घर में एक जवान बहन है, लड़के को तो नहीं रख सकता ना, और मेरे होते हुए कोई दूसरी लड़की हमारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए नमन को साथ में रख लिया था। और वैसे भी नमन रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहा था, मतलब थी। महीने का 2000 देती थी मुझको। अच्छी स्टोरी सुनाई दो, अब सच मैं सुनाता हूँ। हुआ ये कि तेरा उस लड़की पे दिल आ गया, तेरे से रहा नहीं गया तो एक दिन मौका देख के तूने उसका रेप कर दिया, और फिर तू डर गया और इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मेरी गर्लफ्रेंड भी है। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कल शाम को किधर था? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा, तेरी बहन को पता है ये नमन लड़की है करके? नहीं, मतलब नमन ने ही मना कर दिया था। इस नमन का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई पंगा? प्रभात से सर। क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? तू इतना भाव क्यों खा रहा है रे? ये पूरी चाली है ना, वो मुझे डिस्को में ले जाने के लिए पागल होती है और डिनर पे ले जाने के लिए सपने देखती है। और मैं तुझे कब से खुद को प्लेटर में सजा के दे रही हूँ और तू खाने को रेडी नहीं है। कम से कम मुझे भी तो चख के देख। नमन! साले, फुलछड़े उड़ाने के लिए तुझे मेरी बहन मिली थी। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ छोड़, साले अपनी बहन को संभाल जिसकी जवानी नहीं संभल रही है। तू ज्यादा शान पट्टी मत दिखा, समझा? और तू अगली बार अगर मेरी बहन की तरफ देखा भी ना तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। प्रभात, छोड़ उसको। नमन के पीछे तो हाथ धोकर पड़ी थी, लेकिन उसको सर पता ही नहीं था कि नमन एक लड़का नहीं लड़की है। हाँ सर। जाओ। गायकवाड़, ये प्रभात और उसकी बहन नैना दोनों को पुलिस स्टेशन में। हेलो। अरे क्या सिर्फ ऊपर के फोटो भेज रही है? पहले मुझे अच्छा वाला परफ्यूम दिला, फिर भेजूंगी तुझे पूरी सेल्फी। परफ्यूम? अरे तेरे लिए तो मैं परफ्यूम की नदियां बहा दूंगा, भेजना। आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई, रुको जरा। प्रभा तेरी बहन का है। वो अंदर है, क्यों क्या हुआ? बुलाओ उसे।
अरे लेकिन बात क्या है? बुलाओ उसे जल्दी। नैना, चल मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ। नैना बाहर आ। हाँ बता। तू क्या कर रही थी? मैं पढ़ाई कर रही थी। पुलिस आई है। क्यों, क्या हुआ? चलो, तुम दोनों को साहब ने बुलाया है। अरे लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? थाने में पता चलेगा। करडे मैडम फुसला देना। सर मैं कुछ नहीं किया है, साला वही मेरी बहन के पीछे पड़ा रहता था हमेशा। साहब मैं उसको पसंद करती थी। और वो? देखो साहब, वैसे तो मैं झूठ बोल देती, लेकिन अब वो है ही नहीं तो मैं झूठ बोल के क्या करेगी। मैं उसको बहुत पसंद करती थी, काफी बार उसको हिंट भी दिया, लेकिन पता नहीं बहुत दूर दूर से भागता था मुझसे। बस आप मेरे भाई को मत बोलना। तुम उसको बहुत पसंद करती थी, तुमने उसको हिंट दिया, ये जानते हुए भी कि वो एक लड़की है। लड़की? सब लड़की कैसे हो सकती है वो? अच्छा, अब समझ आया। मेरे जैसे हॉट लड़की कोई मना कैसे कर सकता है? समझाया ना साहब, बहुत बार समझाया उसको। अभी कोई मेरी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, उसको छूने की कोशिश करेगा तो मेरा खून तो खोलेगा ही ना। सही है, तेरा खून खोला, तुझे गुस्सा आया और तू उसके साथ मारपीट करने चलेगा, और तब तुझे पता चला कि वो लड़का नहीं लड़की है, और फिर तूने उसका रेप किया और उसे मार दिया। ऐसे ही किया था ना? लड़की? वो लड़की ही थी। सब मेरे को सच में कुछ नहीं पता। साहब मेरे को तो पता ही नहीं था कि वो लड़की है। अगर पहले ही पता होता फिर तो कोई लोचा ही नहीं था ना। हाँ, पहले ही पता होता तो पहले रेप कर देता उसका, है ना? सर क्या बोल रहे हो आप? मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अरे उस वक्त तो मैं घर पे था। सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है उसका पता हम लगाएंगे। रिकॉर्ड, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, और जब तक ये सच ना बोले इसको फोड़ते रहो। जोर कर दिया ना। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मेरी बहन की कसम। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है, आप उसकी बात सुनो एक बार। साहब जाने मन, कितना तड़पाओगी जाने मन। ये जंगली पागल हो गया है, देखो बात करने के लिए बुलाया इधर। अबे पहली बार घर पे बुलाया, वो भी बात करनी। सुन मेरी बात, मेरे भाई को पुलिस ने बंद कर दिया है। अच्छा तो अच्छा है ना, तो आना जाना लगा रहेगा। ज्यादा खुश मत हो, पहले मेरे भाई की बेल करा, समझा तू? अबे मैं कहां से कराऊंगा? मेरे को क्या पता, अपने बाप को बोल जाके। और वैसे भी अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना तो बेल करा दे, समझा तू? सर जयेश दिलीप और प्रभात की मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए। जयेश पहले मलाड वेस्ट में था, जिसके बाद वो घर चला गया और अगले दिन सुबह महाबलेश्वर गया था। दिलीप और प्रभात की मोबाइल लोकेशन उनके घर की है। सर इसके अलावा विकास और राजीव, इनका एड्रेस मिल गया है। तुम इस विकास से पूछताछ करो, तब तक मैं राजीव को देखूं। जी सर, मैं नमन को जानता हूँ, आज ही पता चला मुझे उसके बारे में। बहुत ही अच्छा दोस्त था मेरा। तो तुम्हारे इस बहुत ही अच्छे दोस्त ने तुम्हें कभी ये नहीं बताया कि वो लड़का नहीं लड़की है? क्या? नहीं, कभी नहीं। आई मीन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ थोड़ा अजीब था वो। आई मीन कभी हमारे साथ ऐसे बैठता नहीं था, कहीं घूमने नहीं आता था, और एक बार तो तमाशा हो गया सर। क्या जूस मिला है? बियर पी? आज तेरी एक नहीं मानेंगे हम, आज तुझे पिला के ही रहेंगे। ए मनीष, वो ऐसे नहीं मानने वाला है, जबरदस्ती पिलाओ। पीना क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं बेटा, साले तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बहुत ही सीधा लड़का था वो सर, इसीलिए मेरी उसके साथ दोस्ती थी। उसने कभी अपने घर वालों के बारे में कुछ बताया है? नहीं सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पता था कि वो लड़की है और तुम दोनों के बीच चक्कर चल रहा था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये तुम दोनों के बीच इतने सारे कॉल्स क्यों होते थे? सर मैं शादीशुदा इंसान हूँ, 3 साल हो गए मेरी शादी को, और वैसे भी ये सब चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ सर। और वैसे भी वो सामने से मुझे कॉल करता था, आई मीन करती थी।
क्योंकि उसके साथ बात करने वाला कोई था भी नहीं सर। ठीक है, मान लेते तेरी इस कहानी को, लेकिन अगर इस कहानी में जरा सा भी मिर्च मसाला मिला ना, तुझे बाद में बहुत मिर्च लगेगी, याद रखना। तू खुद भी फंसेगा और मुझे भी फंसाएगा। शिंदे मैडम, आप इसको जानते हैं? साहब, ये तो मेरी बहन नम्रता है, लेकिन इसने बाल कटवा कर लड़कों जैसा हुलिया क्यों बनाकर रखा है? अगर ये आपकी बहन है तो ये सवाल मुझे आपको पूछना चाहिए, है ना? पता नहीं सर, उसने हमारे घर चोरी की थी, मैंने उसे थप्पड़ मार दिए। सब गलत करेगी तो रोकूंगी ही ना, और वो घर छोड़कर भाग गई। लेकिन आपके पति तो उससे रेगुलरली टच में थे, उसको फोन किया करते थे। सर वो उसे घर वापस बुलाने के लिए। सर वो तो हम दोनों चाहते थे कि वो घर लौटे, और सर कितनी बार तो हमने उसे मिन्नतें भी की, लेकिन वो मानी नहीं सर। क्या बात है सर, उसने फिर से कुछ गलत किया है क्या? देखिए, हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, उसका रेप करके उसे जलाकर मार दिया गया है। उसको जो लोग जानते थे उनका यह कहना है कि वो नमन यानी आपकी बहन नम्रता ही है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए आपका उसके साथ डीएनए टेस्ट करवाना होगा। सर, प्रभात का डीएनए नमन की बॉडी पे जो सीमेन मिला था उस डीएनए से मैच नहीं करता। सर, ये अनिल, चाल मालिक का लड़का, ये प्रभात की बेल करने आया है। छोड़ा तेरा, और उसको समझाना मुंबई के बाहर नहीं जा सकता वो। साहब एक बात करनी थी। वो नमन ना बहुत परेशान थी साहब। थी? मतलब तुम जानते थे कि वो लड़की है? हाँ। मतलब अभी अभी पता चला, वो नैना ने बताया ना। मेरे को भाई जैसी थी वो, उसको बहुत पीटा था उसने। थोड़े रे मामा, अजीत, प्रतीक, हमारी चाली के लड़के को मारता है तो। अरे छोड़। भाई तू ठीक है ना? किसने? वो वीडियो वायरल हुआ था ना, वो पार्सल वाला दिलीप। और ये वीडियो नमन ने निकाली थी, और इसी वजह से दिलीप नमन पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। अपन ने कुछ अरे गायकवाड, रुक ना गायकवाड, काय किती मारतो रे तू? हाँ? देखो हालत क्या होगी उसकी, फुट गया वो बेचारा। कुछ खाया नहीं पिया नहीं, सुबह से भूख लगली ना रे? नहीं साहब। हाँ? कर दे, वड़ा पाव लाया तेरे लिए, लेकिन प्रॉब्लम कि मेरी बीवी बोलती है वड़ा पाव हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे को ना एक अलग कॉम्बिनेशन खिलाता हूँ, मस्त। ये ले, हाँ, इसमें ये खा। नहीं साहब। अरे खा ना। नहीं साहब। देख प्यार से दे रहा हूँ, खा। साहब माफ कर दो। कर दे, माझा ऐकत नाही हो गया, तुम्हीच बघा घ्या। खाना भूख लगी तेरे को, खा। खा दो सब, खा दो, खा दो, खा दो, खा दो, खा दो, खा। बता दो। हाँ, बोल अभी बोल। साहब उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। अरे लौंडियों की तरह चुगली करता है। मेरी नौकरी खाली, अपन तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दिलीप नमन ने जो कुछ भी किया सही किया है, जाए से। उस दिन मैं उसको मार नहीं सका, इसके लिए चाली भी जाके मारा। चाल में जाके उसको मारा और बाद में उसका रेप भी किया। साहब क्या बात कर रहे हैं साहब आप? साहब मैं क्या वैसा आदमी नहीं हूं, और आदमी के साथ छी साहब नहीं साहब, ऐसा नहीं करेगा साहब। गायकवाड, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, और अगर तेरा डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया ना तो अगली बार करडे तेरे मुंह में मिर्च नहीं डालेगा, समझा? करडे घेऊन जा साहब। सर
उस मूवी के टिकट का पता चल गया। वो किसी दीप्ति शिंदे ने खरीदे थे। दीप्ति शिंदे? ये दीप्ति शिंदे कहाँ रहती है? सर दूसरे माले पे। दीप्ति शिंदे? हाँ जी। दीप्ति, 4 मार्च को तुम टोटल गोलमाल फिल्म देखने गई थी? हाँ जी, मैं गई थी। और उसके बाद तुम चारकोप सेक्टर 8 में गई थी? नहीं, मैं वहाँ नहीं गई थी। तुम वहां गई थी नमन के साथ? कौन नमन? मैं किसी नमन को नहीं जानती। तो तुमने ये फिल्म की 2 टिकट्स क्यों खरीदी थी? मैं मेरी फ्रेंड सलोनी के साथ गई थी। सलोनी कहाँ रहती है वो? यही 4th फ्लोर पे रहती है ऊपर। लेकिन सर वो शाम को 5 बजे आएगी कॉलेज से। हाँ सलोनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पुलिस शायद तुमसे इंक्वायरी करने आएगी, तो तुम कहना कि 4 मार्च को तुम मेरे साथ मूवी देखने आई थी। समझ में आई ना बात? और फिर क्या होता है? अच्छा, हाँ, ओके, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। चलो रखो फोन अभी शोभा। अरे रखो फोन अभी, मैं काम में हूं ना। चलो बाय बाय। सब यही है सलोनी साहब। सलोनी जी, 1 मिनट। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। बस जरा 2-3 कैजुअल सवाल पूछने थे। मुझे एक बात बताओ, तुम दीप्ति की फ्रेंड हो राइट? जी। तो 4 मार्च को तुम दीप्ति के साथ फिल्म देखने गई थी, वो टोटल गोलमाल? हाँ गई थी ना। कैसी है फिल्म? अच्छी है। अरे एक्चुअली मैंने भी फिल्म देखी होगा गायकवाड़, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरे को समझ में ही नहीं आई फिल्म। मतलब वो क्या, वो हीरो जो है वो हीरोइन से बार बार झूठ बोलते रहता है। उनकी क्या फिल्म के शुरू में ही शादी हो जाती है क्या? हाँ, पहली फिल्म में शादी हो गई थी। हाँ अब समझा मैं। मतलब वो मियाँ बीवी थे ना, तो वो पति तो पत्नी के साथ झूठ ही बोलेगा। चलो एनीवे, थैंक यू। हो गया बस, मैं जाऊँ? या श्योर। तो जब से केस शुरू हुआ है घर जाने का वक्त नहीं मिल रहा। अपनी फिल्म कब देखी? मैंने नहीं, मेरी बीवी ने देखी। और इस फिल्म में हीरो हीरोइन की शादी फिल्म की बिगिनिंग में नहीं, इंटरवल में होती है। फिर इसे कैसे नहीं पता? क्योंकि उसने फिल्म देखी नहीं। दीप्ति के कहने पर ये हमसे झूठ बोल रही है। अब सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है कि दीप्ति हमसे झूठ क्यों बोल रही है। सर अंजू का डीएनए नमन के डीएनए से मैच करता है। मतलब वो बॉडी नमन, आई मीन नम्रता की। और सर दीप्ति और सलोनी के मोबाइल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन चेक की। वो दोनों कभी भी उस एरिया में नहीं गए हैं जहां में नमन की बॉडी मिली थी। लेकिन दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चला है कि वो एक ऐसे आदमी से रेगुलर टच में थी जो इस केस में इन्वॉल्व है, और वो फिल्म भी उसी के साथ देखने गई थी। कौन? क्या हुआ? तुझे क्या लगा पुलिस से बात छुपा के साथ निकल जाएगा तू? हाँ सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तूने कुछ नहीं किया? फिर से झूठ बोल रहा है तू? सर सच कह रहा हूँ सर, मैं तो दीप्ति के साथ था ना। फिर तू अगर तेरी गर्लफ्रेंड के साथ था, तेरा टिकट क्या उसके बॉडी के पास चल के गया था क्या? कैसे पहुंचा तेरा टिकट वहां पे? बोल। मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब दीप्ति से पूछ लो ना सर। तेरे ऊपर और तेरी उस गर्लफ्रेंड के ऊपर मेरे को जरा भी विश्वास नहीं, समझा? घर में एक लड़की रह रही थी, साले तेरी नीयत तो खराब हुई होगी। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उसको अपनी बहन की तरह मानता। बहुत रिश्ते देखे मैंने ऐसे। बहन करड़े सर, जब तक ये मुंह नहीं खोलता इसको फोड़ते रहो। और गायकवाड़ बाद में डीएनए टेस्ट के लिए भेज देना। एक काम करो गायकवाड़, उस थिएटर से दीप्ति और जयेश दोनों की सीसीटीवी फुटेज निकालो। सर नमन का फोन रिपेयर हो गया, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था सर। बॉयफ्रेंड? भाई एक बात बता, तू तो ये कह रहा था कि तुझे पता ही नहीं था कि वो लड़की है, तो फिर ये तेरा इतना सारा दोस्ताना कैसे? देख मैसेजेस तेरे। मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना रातों को नींद नहीं आती। एक क्या है?
ये लड़के को भेजता है ऐसे मैसेज उसको? सर एक्चुअली मुझे पता चल गया था कि वो लड़की है। आकाशवाणी हुई थी, ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी सबके, हाँ, नमन लड़की है। सर उसी ने बताया था मुझे। अच्छा सुन, वो मेरी बहन नम्रता है ना, वो तुझे पसंद करती है और तुझसे मिलना चाहती है। उसने तुझे यहाँ देखा और मुझसे कहा तुझसे बात करने के लिए। अच्छा, कहाँ मिलना है? ये सब क्या है नमन? तू लड़की बन के क्यों आया? क्योंकि मैं लड़की हूँ। क्या? हाँ, मेरी कुछ मजबूरी है कि लड़का बन के रहती हूँ, और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई कि मैं लड़की हूँ, लेकिन तुझसे छुपाने का दिल नहीं करता, तो मुझे अच्छा लगता है। तब भी मैं सोचूं कि एक लड़का इतना सीधा सादा भोला भाला सच्चा कैसे हो सकता? अगर पहले पता होता कि तू लड़की है तो तुझे भगा के लेके जाता। ऐसी क्या मजबूरी थी? सर वो बहुत ही परेशान थी, बहुत ही दुखी थी वो सर। उसके खुद के जीजाजी ने ही उस पर रेप किया था सर। क्या? जी सर, उसके बाद उसकी बहन ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी बहन का ही आसरा था उसके पास, रास्ते पे आ गई थी सर वो, इसीलिए मजबूरन उसे लड़का बनना पड़ा। लेकिन उसका जीजा तो ये कह रहा था कि वो उसको उसकी बहन से मिलवाना चाहता था। नहीं सर, ये गलत है सर। एक्चुअली उसके जीजा जी उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करवाना चाहते थे, और वो पेपर्स में ये लिखा था कि नम्रता अपनी मर्जी से अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ उसकी बहन के नाम पर कर देना चाहती है। साले, खुद को बचाने के लिए उसके जीजा पे डाल रहा है सब कुछ? नहीं सच तो ये है कि उसे पता चल चुका था कि तू शादीशुदा है। उसने तुझे ये धमकी दी थी कि वो सब कुछ तेरी बीवी को बता देगी, इसीलिए तूने उसका मर्डर किया है ना? ये बात सच है कि उसे पता चल गया था सर, लेकिन उसके बाद मैंने उसे मिलना बंद कर दिया था। तूने मिलना बंद कर दिया और तेरी बीवी ने मिलना शुरू कर दिया। आपको पता चल गया कि आपके पति का और नम्रता का अफेयर चल रहा है, उसके बाद आप नम्रता से मिली थी, राइट? हाँ, हम मिले थे। पता नहीं मेरे पति ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देख लिया। मेरे पति से दूर ही रहना, वरना न लड़का रहेगी न लड़की, बीच का बनाकर छोड़ दूंगी। अगर पति का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर आपको गुस्सा आया था तो आप आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती थी। उस लड़की को मरवाने की क्या जरूरत थी? नहीं सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा, गायकवाड एक काम करो, इनका डीएनए टेस्ट कराओ और इनके भी डिटेल्स निकालो। साहेब पण मी खरंच काही नहीं केले, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। जरा पता तो चले कि कहीं इस पति पत्नी ने मिलकर गेम तो नहीं किया है? सर मैं कह रहा हूँ ना, ये सब उसके जीजा ने किया हुआ है। बिल्कुल चिंता मत करो, सच का पता हम लगा लेंगे। सर सुनिए, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर ये सब क्या कह रहे हैं आप? ये सरासर झूठ है सर। हाँ सर, ये झूठ है सर। मेरे पति ने उसका रेप नहीं किया, बल्कि उसने मेरे पति को फंसाया है। अंजू, ये झूठ बोल रही है। ये खुद आई थी मेरे पास, और कोई अगर लड़की मेरे सामने कपड़े उतार कर आएगी तो एक आदमी क्या करेगा अंजू? और अब देखो नौटंकी कर रही है। नम्रता, ये सब क्या है? मेरा ही घर मिला था तुझे आग लगाने के लिए, शर्म नहीं आई तुझे? मैंने कुछ नहीं किया। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा मेरे घर से। मैंने कुछ नहीं किया है। आप ही बताइए सर, क्या मुझे उस पर गुस्सा नहीं आएगा? मुझे शर्म आती है उसे अपनी बहन कहते हुए। सच तो यह है कि आपके पति ने ही उस पर रेप किया है। सर ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये सरासर झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। तुमने एक बार नहीं, तुमने 2 बार उस पर रेप किया है। जब उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया, तब भी तुमने उसका रेप करके उसे मार डाला। गायकवाड, ले चलो इसे। सर लेकिन मेरी गलती क्या है सर? सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर।
और आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बहन को जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी आपने उसका साथ छोड़ दिया। क्या है ये? डियो। मैंने तो परफ्यूम बोला था। क्या फर्क पड़ता है परफ्यूम और डियो? देख 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 देख। मुझे ही चाहिए। क्या खुशबू हो रही, देख क्या खुशबू हो रही। मैं तुझे सस्ता वाला डियो नहीं बोला था, परफ्यूम बोला था, परफ्यूम। मेरे बाथरूम में लगाता है कैमरा। ओ गणपति राव, कहाँ चुप कर बैठे? बाहर निकाल अपने बेटे को। हाँ बाहर करा कुठे लपून बसलाय तो? हलकटे मेरे बाथरूम में भी कैमरा लगाया। ए, चिल्ला क्यों रहे हो? तेरी बाबा की आवाज आ रही है। क्या हुआ? अरे हमारे बाथरूम में कैमरा लगाया ये उसने। देखो, कुछ ना चढ़ा मेरे भी क्या बाथरूम में कैमरा फिट किया उसने। लगता है सबके बाथरूम में कैमरा फिट किया उस हलकट ने। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बकवास हम नहीं कर रहे गणपत भाऊ, ये तो सब आपके अनिल ने किया है। उसके लड़के ही आए थे हमारे बाथरूम रिपेयर करने, तब उसकी कालाकांडी है। मैं तो बोलता हूँ हम सब लोगों को घर में घुसकर मारना चाहिए। क्या किया तूने? सच्ची बता, तूने झोल किया? कुछ नहीं। साहेब वो कमीने को छोड़ना नहीं है। आमच्या पोरी बाळीवर नजर ठेवतो म्हणजे काय? नाहीतर काय, सांप छोड़ना नहीं है उसको। एक मिनट थोड़े गाल। सर इनका कहना है कि ये कैमरे किसी ने इनके बाथरूम में फिट किए थे। साहब वो अनिल वाघमारे को छोड़ना नहीं साहब, उसी का किया धरा है ये सब। हो साहेब पकडा त्याला, सोडू नका। बाथरूम मध्ये कॅमेरा लावतो म्हणजे काय? काय का बरोबर आहे ना? साहेब सोडू नका त्याला। एक मिनट करडे बाबू, देखो जा। जरा चेक करो ये केबल किधर जा रही है, देखो जरा। सर उस कमरे में। चलो। हाँ मैं मिलता हूँ। आप ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ साहब कहाँ जाना साहब? ये ऊपर वाला कमरा किसका है राइट साइड का? वो मेरे बेटे का है। लेकिन क्या हुआ? चल उड़ा खोली चला। ये अंदर क्या है? ये मेरे बेटे का स्टडी रूम है। अब यहाँ पे पढ़ाई करता है वो। स्टडी रूम? आपने देखा है उसे पढ़ाई करते हुए कभी? नहीं मतलब ज्यादातर वो ऊपर रहता है और मैं नीचे रहता हूँ। सर ये दोनों वायर्स नीचे सीपीयू को कनेक्टेड है। मतलब इधर ही बैठ के सब वीडियो देखता होगा। सर लैपटॉप खोलो। सर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला। सर ये प्राइवेट फोल्डर है, इसके अंदर बहुत सारी हिडन फाइल्स एंड वीडियोस है। देख खोल के। बंकर ये सब फाइल का बैकअप ले। इसका मतलब इस अनिल ने नमन का रेप करके उसका मर्डर किया है। ये तेरे बेटे की पढ़ाई? हाँ किधर वो? सर उसने मुझे कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा है। बैकवर्ड इसके ये सारे कंप्यूटर सारे लैपटॉप सीज कर लो और जिस किसी बिल में छुप कर बैठा होगा ढूंढ के निकालो साले को। हमें अनिल की तलाश थी, बहुत जल्द हमारी ये तलाश खत्म हो गई, लेकिन हमारे हाथ अनिल नहीं अनिल की लाश लगी। अनिल वाघमारे? तो वो जो बाइक वहां पे खड़ी है वो भी शायद इसी की है। सर एक खून लगा हुआ पत्थर मिला है, लगता है वार इसी से किया गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही,
अगर इसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी यहीं पर है, अगर ये बाइक भी इसकी है, तो फिर पत्थर से मारने के बाद इसका चेहरा इस तरह से जलाया क्यों गया है? कुछ तो झोल है। सर हो सकता है जिसने नमन को मारा था उसी ने इसे मारा, मतलब मारने का तरीका सेम। हो सकता है दोनों का कातिल एक हो और उसने वही सीन यहाँ पर रिक्रिएट करने की कोशिश की। चलो फिलहाल एक काम करो, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, कहो कि आकर लाश की पहचान करवा ले और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। बॉडी पे एक कपड़े और जूते मिले, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ सर, ये मेरे बेटे के ही कपड़े। अनिल! एक मिनट। आप 100% श्योर? हाँ सर, ये कपड़े मेरे बेटे के ही हैं। ये मेरा बेटा ही है अनिल। ठीक है, करड़े बाहर कौन जाना, जाइए आप। सर बॉडी का डीएनए इस गणपत के डीएनए से मैच करके देखते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये अनिल नहीं हुआ तो जो असली अनिल है वो अलर्ट हो जाएगा। फिलहाल एक काम करो, इस पर नजर रखो और इसके सारे डिटेल्स निकालो। सर अनिल की बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह उसके सर पे पत्थर से किया गया वार है और मौत का वक्त दोपहर 2 और 4 के बीच। नहीं गायकवाड़, पहले एक काम करो, इस लाश का डीएनए नमन के बॉडी पे हमें जो सीमेंट मिला है उसके डीएनए से मैच करके देखो। अगर वो मैच होता है तो ही हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये लाश अनिल की ही है, और अगर डीएनए मैच नहीं होता तो कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है। सर मुझे इस लड़की के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है गायकवाड़। और सिर्फ यही लड़की नहीं, हमारे समाज में आजकल ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसी मजबूरियों का शिकार हो रही हैं। पहले इसके जीजा ने इसका रेप किया, उसके बाद इसने जिस पर प्यार किया, भरोसा किया, उसी ने उसको धोखा दे दिया, और अब इस अनिल ने इसका रेप करके इसका मर्डर कर दिया। एनीवे, कुछ पता चला? जी सर, उस बॉडी का डीएनए नम्रता की बॉडी पे जो सीमेंट मिला था उसके डीएनए से मैच नहीं करता, मतलब वो बॉडी अनिल की नहीं। और सर वो चाली का मालिक जो है गणपत, उसे चारकोप सेक्टर 1 के एक नंबर से कई बार फोन आ रहे हैं। इस गणपत ने एक बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर भी किए हैं, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं वो आदमी भी उसी एरिया में रहता है। कौन है? सर किसी राहुल का है। कौन चाहिए? ए दिलशाने, दरवाजा उघड चाल। पूरे घर की ठीक से तलाशी लो। रेप करके उसका मर्डर किया है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? तेरे रेप की वीडियो मिली है हमें। सब मैंने रेप किया उसका। आजा भाई आजा, किचन भी है वहां पे, कोई टेंशन है ही नहीं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, देख मुझे पता है ज्यादा नाटक मत कर, तू लड़की है। उसके बाद मुझे दूसरे दिन पता चला कि पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी तो हमको तेरी भी मिली थी, लेकिन तू अभी मेरे सामने इधर जिंदा खड़ा है। बोल लाश किसकी थी? बोल। प्रभात की सब हुआ ऐसा कि मैंने चाली में उस जगह पे कैमरे लगाए थे। मैं औरतों को देखता था साहब, चाली वाले को सबको पता चल गया, वो मेरे पीछे पड़ गए थे। पीछे वाले रास्ते से भाग रहा था, तब प्रमोद ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे आ गया साहब। वो आलिया कुतरे, आप किधर भागेगा? जान से मारूंगा मैं। मेरे कपड़े उसको पहना है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि मैं मर गया, फिर मैंने उसका चेहरा जलाया। और
जैसे तूने प्रभात को मारा वैसे तूने नम्रता का भी मर्डर कर दिया है ना? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा वो ऐसे नहीं बोलेगा। बैकवर्ड। यस सर, यस, थैंक यू सर। आपका अंदाजा सही निकला। हमने तेरी गाड़ी का फोरेंसिक किया और उसमें हमें नम्रता के ब्लड के ट्रेसेस मिले। उसकी बॉडी तेरी ही गाड़ी में डंप हुई थी, है ना? हाँ सर, मैंने नमन का खून किया है सर। कर दे। 7 बजे तक तू पिक्चर देख रहा था, तेरी गर्लफ्रेंड दीप्ति भी तेरे साथ, ये देख। और नम्रता का खून 4 से 6 के बीच हुआ है। अब बता जयेश, एग्जैक्टली किसको बचाने की कोशिश कर रहा है? प्यार करती थी मैं नमन से, पर वो नैना हमेशा बीच में घुस जाती थी। जब मैंने नमन से कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो वो अपने लिए कोई और खोली ढूंढने लग गया। तुझे मुझसे प्रॉब्लम है और तू उस नैना के साथ ये सब कर रहा है। समझ रहा है ना तुझे? समझ, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी तू? मुझे नहीं पता था कि वो लड़की है। उसने कभी मुझसे कहा क्यों नहीं? सच है मधु कि प्यार कभी भी जबरदस्ती से पाया नहीं जा सकता। मधु, अनिल और जयेश को उनके किए की सजा मिली, लेकिन इस केस में असली गुनहगार कौन था? शायद अंजू, क्योंकि उसने अपने पति पर अंधा विश्वास किया और उसी की वजह से नम्रता को नमन बन जाना पड़ा और आखिरकार उसकी हत्या हो गई। किसी पर अंधा विश्वास करना जैसे गलत है, उसी तरह से किसी पर पूरी तरह से अविश्वास करके उससे मुंह मोड़ना भी उतना ही गलत है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें